नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 4 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन से सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वो सघनतम है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। या फिर सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो कौन सा इसमें सही है वो हमें बताना है। और इसमें जो सही है वो है पहला, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वो सबसे सघनतम है। ठीक है जी, यानी सबसे ज़्यादा घनी है, डेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। निर्विघ्नता यानी बिना किसी रुकावट के साथ उड़ सकते हैं समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान। ठीक है, तो इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है, वो क्यों ऐसा होता है। समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है। तो कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है उसके निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते। और दूसरा भी सही है, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। इस क्वेश्चन को पॉज करके बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ठीक है, और इसका आंसर निकाला जा सकता है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, तो ये बात तो इनकरेक्ट है, तो गलत है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है बल्कि, तो दूसरा तो होगा नहीं। ठीक है, तो डी वाला और बी वाला तो होगा नहीं। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, और वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किन के कारण होते हैं। ठीक है, तो महासागरों में समुद्रों में और समुद्रों में ज्वार भाटा जो होता है वो क्यों होता है। 3 यहाँ पे कथन दिए गए हैं और बताना सही कौन सा है। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो किन किन बलों के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। तो सूर्य का गुरुत्वीय बल तो होता ही है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल भी लगता है और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी लगता है, तब जाके ज्वार भाटा आता है। ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन के संभावित परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो बालू खनन करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। 3 दिए गए और सही बताना है। तो नदी की लवणता में कमी, भौम जल का प्रदूषण यानी अंडरग्राउंड वाटर जो होगा वो पोल्यूटेड हो जाएगा, भौम जल स्तर का नीचे चले जाना है यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे कौन कौन से सही हैं ये बताना है हमें। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बालू खनन से नदी की लवणता में कमी हो जाएगी, ये स्टेटमेंट तो गलत है। नदी की लवणता में वृद्धि हो जाएगी, लवणीय हो जाएगा जल और ज़्यादा। तो पहला तो गलत हो गया, और जैसे ही पहला गलत हो जाएगा ये तीनों नहीं होंगे और आपका आंसर आ जाएगा बी। दूसरा और तीसरा सही है, यानी जो भौम जल होगा वो प्रदूषित हो जाएगा और वाटर लेवल भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य, देखो देखने में तो आपको छोटा सा क्वेश्चन लगता है लेकिन ये 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ईजी है। जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप में व्योमस्थ चमकता है, या फिर मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। ठीक है,
तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो 21 जून को, यहाँ पे लिखा है जून की 21वीं तारीख को, ऐसे समझिए आप। मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, और जिसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, उसको इक्वेटर कहते हैं, उसको विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य क्या करता है, पूरे साल भर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में गति करता रहता है आसमान में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जून की 21 तारीख को, तो जून की जो 21 तारीख होगा वो सूर्य, आपने पढ़ा होगा कि 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, तो कर्क रेखा तो ये हो गई, भारत के बीचों बीच से गुजरती है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो जब सूर्य इस रेखा पर होगा तो जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है वहाँ पर 6 महीने का दिन होगा, ये आपने पढ़ा होगा, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस चमकता है, तो ये तो गलत हो गई, मकर रेखा तो यहाँ पर है। मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से चमकता है, तो भूमध्य यानी इक्वेटर पर भी नहीं होगा, ये बात भी गलत है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त पर यहाँ तो अंधेरा ही होगा। ठीक है, 6 महीने, और ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त जो होगा वो क्षितिज के नीचे नहीं डूबता वहाँ पर। ठीक है, वहाँ सूरज चमकता रहता है, दिखाई देता रहता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। अगला है मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती। मेघाच्छादित मतलब बादलों से भरी हुई रात। यहाँ पे संस्कृत के शब्द पता नहीं हिंदी माध्यम में क्यों रख दिए जाते हैं, लिख देना चाहिए कि बादलों से युक्त रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती। भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, या मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, या फिर बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बहुत आसान है, बी है। पृथ्वी के विकिरण को बादल जो है वो वापस परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं उसको, इसलिए जो है ओस की बूंदें नहीं बन पाती हैं, क्योंकि संघनन नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 3 कथन दिए गए हैं और कृषि मृदाओं से के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है कि कौन से सही है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। दूसरा है गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। और तीसरा है कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है। तो अच्छा, यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट आप देखिए, लिखा हुआ है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की उच्च अंश यानी ज़्यादा मात्रा इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है, और यही इसका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया प्रबल रूप से कम करता है, जबकि जितनी ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ उसमें की मात्रा ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा मृदा में जल धारण की क्षमता अधिक होगी। ठीक है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया, और जैसे ही पहला रॉन्ग हो गया ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा बी, केवल तीसरा सही है। यानी जो दूसरा है वो भी गलत है, क्योंकि गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है, भूमिका तो होती है। तीसरा सही, कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर है पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ऐसा होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य को परावर्तित करता या करती है। यानी जो सूर्य की किरणें आती हैं धरती पर, तो इनमें से कौन कौन चीज़ें, जैसे वालू का मरुस्थल है, धान की फसल युक्त भूमि है, नवपात हिम से आच्छादित भूमि है यानी जहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरी हुई हो वो, या फिर प्रेरी भूमि। तो रिफ्लेक्शन कहाँ पर ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा, तो उसका करेक्ट आंसर है नवपात हिम यानी बर्फ़ से आच्छादित भूमि। ठीक है, सबसे ज़्यादा वहीं पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, और कैसे रहे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।